जो हिंदूज हैं वो अपोज कर रहे थे, पर्टिकुलरली ये पाकिस्तान की डिमांड, जिनमें से एक रीज़न था कि इंडियन नेशनलिज्म की जो आइडेंटिटी वो हम सब एक हैं पे बनी हुई है। हम सब एक नेशन के हैं और हमारा जो सिविलाइजेशन है वो बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। जबकि जो ब्रिटिश हिस्ट्री को अगर हम लोग देखते हैं, ब्रिटिश हिस्टोरियोग्राफी इन इंडिया जिस सीरीज में हमने बात की थी उस पे हमने देखा था कि ब्रिटिश नैरेटिव ये था कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, ये एक छोटी-छोटी स्टेट्स का हिस्सा है। टाइम टाइम पे वो बदलता रहता था अलग-अलग तरह से, लेकिन वो कभी भी इंडिया को एज़ अ नेशन नहीं मानते थे। और ये चीज़ इंडियन नेशनलिस्ट को बहुत खलती थी, पर्टिकुलरली उनके छुरे पीठ पे छुरा घोंपने वाला काम हो गया जब मुस्लिम लीग ने ये डिमांड उठाई कि वी आर अ सेपरेट नेशन, क्योंकि उनका अस्तित्व ही खतरे में आ गया है कि द आइडिया ऑफ नेशन दैट इंडियन नेशनलिस्ट बिल्ड, ये उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा है और उस आइडिया को तोड़ने का एक बहुत बड़ा ये वेपन साबित हो सकता था। तो इसीलिए इंडियन नेशनलिस्ट रैशनल रीजन की वजह से उसको अपोज कर रहे थे मुस्लिम लीग के इस आइडिया को। और अब हम लोग आ जाते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि इसी से हम लोग शुरू करते हैं, जो इंडियन आयो साहब, नेशनलिस्ट गुस्सा। जी आयो साहब, ये जी कमेंट को एड्रेस करते हैं खुराम सर, फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे। छोड़िए अब इनका, मैं सिर्फ हाँ ये मुल्ला मुनाफिक की बात कर रहे हैं। अभी उनके तो खैर दाढ़ी में जू निकलते हैं और जब बेगम को बोसा लेते हैं तो जू उसकी खुराक बन जाती है उनके बेगम की। बहरहाल ये मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि हमारी स्ट्रीम जो है अभी ट्विटर पर भी चल रही है। जी, ट्विटर भी हम ट्विटर एडेड है पे भी तो लाइव हैं। जी जी, हम लोग जो है इस वक्त ट्विटर पर भी लाइव है। तो आप कम से कम ट्विटर पर जाके डिस्टोपिया टूरिज्म पे हैंडल पर जाके ये जो लाइव स्ट्रीम चल रही है उसे शेयर करिए जितना चाहे डीएम करिए, जितना चाहे शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। जी, आप रिट्वीट मारें उसको, जो हमारी लाइव जी टेलीकास्ट अभी चल रही है उसको जाके रिट्वीट कर दें ट्विटर पर। जी, जी जी आयो साहब। जी। तो आज हम लोग वहीं से इसी सवाल से शुरुआत करते हैं कि क्या इंडिया शुरू से एक नेशन था या नहीं था। और इसकी हम लोगों ने भी थोड़ी बहुत बातें की हैं इस बारे में, तो उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो हम लोगों ने ब्रिटिश हिस्टोरियोग्राफी इन इंडिया, जब मैंने वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी के अंदर जो पार्ट कवर किया था, तो जयवर्धन सिंह जो कि जेएनयू से पीएचडी कर रहे हैं, एंशियंट हिस्ट्री में पीएचडी कर रहे हैं, उन्होंने टॉक दी थी हाउ ब्रिटिश रोट इंडियन हिस्ट्री। उन्होंने बताया था कि जैसे जैसे ब्रिटिश लोग इंडिया में आए और उन्होंने जब जब जैसी जैसी सिचुएशन देखी, उस हिसाब से उन्होंने इंडिया के बारे में नैरेटिव बदलना चेंज कर दिया। तो उन्होंने शुरुआत की थी कि क्यों हम लोग इंडिया में आएंगे, क्योंकि इंडिया एक डेस्पोटिक स्टेट का एग्लोमरेशन है। डेस्पोटिक यानी कि तानाशाही करने वाले राज्य, और वो अपने लोगों का ध्यान नहीं रखते हैं, यहाँ के लोग दबे कुचले हैं तो हमें उनको बचाना है। यहाँ से शुरुआत हुई उनके नैरेटिव की। फिर जब ईस्ट इंडिया आके रूल करने लग गई तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कम होने की वजह से वो लोकल जो कम्युनिटीज थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन का काम देने लग गए। तो उन्होंने कहा कि इंडिया इज अ ग्रुप ऑफ विलेज कम्युनिटीज, इंडिया लिव्स इन द हार्ट ऑफ विलेजेस। इस तरह का नैरेटिव चला दिया उन्होंने, कि ऑब्वियस सी बात है क्योंकि पंचायत का बजट कम होता है। ब्रिटिश का काम सिर्फ इतना था कि कलेक्टर बिठाए और पैसा वसूले, विलेज खुद को गवर्न करे। तो ये नैरेटिव इस इंडिया के बारे में चल पड़ा। फिर 1857 के रिवोल्ट के बाद उन्होंने सोचा कि ये विलेज नैरेटिव वाला तो फेल हो रहा है न, अब हमको इंडिया में रहने के लिए कोई और चाहिए नैरेटिव। तो उन्होंने एक नैरेटिव बनाया फ्यूडल सोसाइटी का। फ्यूडल सोसाइटी के नैरेटिव में ऐसा था कि जो ब्रिटिश लोगों के साथ थे वो इंडिया के नेचुरल सॉवरिन टाइप के बन गए, और वो लॉर्ड्स बन गए, और उनके ऊपर सबसे ऊपर क्वीन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर वो बन गए उनकी लीडर, और शी वॉज इलेक्टेड बाय गॉड। और सभी को इस तरह से उन्होंने साबित कर दिया कि भाई इस तरह से वी कैन रूल इंडिया। ठीक है जी, नेचुरल लीडर्स और नेचुरल सावरिन है। तो इस तरह से वो इंडिया की हिस्ट्री का नैरेटिव बदल गए। फिर अर्ली 20th सेंचुरी में जब कांग्रेस बन गई थी 1885 के बाद, तो उन्होंने ये नया नैरेटिव बनाना शुरू किया इंडियन नेशनलिज्म के, कि वी आर अ कंप्लीट society, we are a long civilization with a long history, we have our independent identity, we are not a feudal society, we are not village communities, we are not despotic states, we have a glorious past। जब उन्होंने ये कहना चालू किया तब ब्रिटिश वाले लोगों ने नया नैरेटिव बना दिया कि देयर इज नथिंग कॉल इंडिया, हमने इंडिया को बनाया है। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है और तरह तरह की चीजें। और उन्होंने पैरेलल में कांग्रेस के ऊपर अटैक करना शुरू किया। कांग्रेस और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के बाकी काफी सारे लीडर, जो पर्टिकुलरली महाराष्ट्र के पुणे के आसपास रहने वाले इलाके के चित्पावन ब्राह्मण, वहाँ के से आए हुए लीडर्स,
जिनमें सावरकर आ सकते हैं, गोखले, तिलक वगैरह, बहुत सारे लीडर्स थे वो। उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर उन्होंने एक खास अटैक किया और उनको छवि को बर्बाद करने की कोशिश की उन्होंने, और एक ब्राह्मणों का डर फैला दिया कि भाई अगर हम चले जाते हैं, ब्रिटिश लोगों ने ये कहा कि हम चले जाते हैं भारत से, तो ये ब्राह्मण आके अपना पुराना जो ये है सोशल हायरार्की में अपना जगह वो उठा लेंगे, और साथ ही जी साथ हमने जो नेशन स्टेट बनाई है, जो ब्रिटिश लोगों ने कहा हमने बनाई है नेशन स्टेट, उसके सारे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ये ब्राह्मण कब्जा कर लेंगे, ये डर उन्होंने बैठा दिया। जी। और आपकी तो माफी चाहूंगा सर, आपकी जो स्ट्रीम थी आर्यन इन्वेजन थ्योरी वाली, उसमें भी ये चीज क्रिएट की गई थी और आपने बताया था क्लियरली कि किस तरह से एक हिस्ट्री और एक नैरेटिव को क्रिएट किया गया था। तो इससे वहाँ इसका टाई अप होता है, जो नैरेटिव क्रिएट किया गया था कि एक सोसाइटल स्ट्रक्चर है, ऐसे है वैसे है, एंड देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, बाकी लोगों पे वो क्या कहते हैं चढ़ के अत्याचार करते हैं। दिस indeed all was narration created by the British. बिल्कुल, और आइडिया यही था कि जो जब भी उनके सामने किसी तरह का सवाल आता था कि इंडिया को कैसे रूल करना है, वो नया नैरेटिव क्रिएट कर देते थे। तो ये उनका था, जो कि हम प्रिंसिपल ऑफ सिंपल इन्फॉर्मेशन का फ्रेमवर्क जो हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, उसके बेसिस पे हम लोगों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की थी पिछले टाइम, और ये आगे भी यूज़ होता रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ सिंपल इन्फॉर्मेशन, जब भी हम लोग किसी नैरेटिव की बात करेंगे, ये हमारा ये कोर फ्रेमवर्क होगा जिसके थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिर फंस गए कौन इस नैरेटिव में? तो जितने भी लोग जो ब्रिटिश लिटरेचर को पढ़ते थे, अगर हम लोगों ने पिछले उसमें जब हम लोगों ने बात की थी एशियाटिक सोसाइटी का लिटरेचर, जो लोग भी पढ़ते थे वो थे जर्मन, फ्रेंच, कुछ हद तक ब्रिटिश लोग भी पढ़ रहे थे। तो वो लोग जो इस तरह का लिटरेचर जो इंडिया से निकलने वाला जो ग्राफ ऑफ हिस्ट्री या वर्जन ऑफ हिस्ट्री जो लोग पढ़ते थे, वो इस नैरेटिव के शिकार हो जाते थे। और कार्ल मार्क्स जो थे, जो कि प्री 1857 का विलेज कम्युनिटी वाला नैरेटिव उन्होंने पढ़ा, तो वो उसके शिकार हो गए। अब वो अपने ऐसे में लिखते हैं, पर्टिकुलरली क्या लिखते हैं कि ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट इन द एनालिसिस टू द conception he entertained in Oriental despotism as an antique form of class society with a ruling bureaucracy based on large scale irrigation work। तो वो सोसाइटी को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अगस्त 8 1853 का आर्टिकल है जो डेली ट्रिब्यून में पब्लिश हुआ था न्यूयॉर्क में। उसमें वो इंडियन सोसाइटी को ओरिएंटल डेस्पोटिज्म कह रहे हैं, क्लास सोसाइटी, और जिसमें रूलिंग ब्यूरोक्रेसी थी और लार्ज स्केल इरिगेशन वर्क्स पे काम करती थी। ये चीज़ें हैं, और बिल्कुल वो नैरेटिव जो था विलेज कम्युनिटी का, उसके ऊपर फिट होता है। उससे पहले वो जो डेस्पोटिज्म का नैरेटिव था, वहाँ से इन्होंने उठाया है। तो जैसी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, कमेंट्री भी उसी हिसाब से करेंगे। तो ये है, इनके नैरेटिव में फंस गए। और देखते हैं कुछ। फिर ये जून 10 1853 को लंदन में पब्लिश हुआ है इनका। अब ये ब्रिटिश रूल इन इंडिया के ऊपर कमेंट्री कर रहे हैं। तब वो कहते हैं कि हिंदुस्तान when not under the pressure of the Mohammedan or the Mughal or the Briton, dissolved into as many independent and conflicting states as it numbered towns or even villages। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया कभी एक एंटिटी था ही नहीं, वो हमेशा से ही बटा हुआ था। पर्टिकुलरली जब जब उसके ऊपर कोई अटैक नहीं होता था, वो आपस में झगड़ते रहते थे। ठीक है जी। और एक और नीचे कमेंट करते हैं वो, द रिलीजन इज एट वंस अ रिलीजन ऑफ सेंसुअलिस्ट exuberance and the religion of self-torturing asceticism, a religion of lingam and of the juggernaut, the religion of the monk and of the Bedre। ये उसके रिलीजन के ऊपर ही काम कर रहे हैं, एंशियंट ट्रेडिशंस के ऊपर भी थोड़ा बहुत कमेंट्री कर रहे हैं। मेन बात लेकिन इसमें ये है कि सोसाइटी फ्रेगमेंटेड थी, और पर्टिकुलरली ये सांप वाला जो नैरेटिव होता है ना, सपेरे का देश, उस तरह का। खैर, और मज़ेदार चीज़, अब वो और कमेंट कर रहे हैं। ये उसी ऐसे का एक और पार्ट है। अब वो विलेज कम्युनिटी के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। द हिंदू ऑन द अदर हैंड लिविंग लाइक ऑल ओरिएंटल पीपल्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट द केयर ऑफ ग्रेट पब्लिक वर्क्स इन द प्राइम कंडीशन ऑफ हिज एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स डिस्पर्स्ड on the other hand over the surface of the country and agglomerated in small centers by the domestic union of agricultural and manufacturing pursuits। वो सोसाइटी के बारे में कह रहे हैं कि वो
गवर्नमेंट के को जितना भी पब्लिक वर्क्स का काम, यानी कि सिंचाई का नहर बनाना, कोई कम्युनिटी सेंटर बनाना है या रोड बनाना है, इस तरह की चीज़ें वो गवर्नमेंट को छोड़ देता था, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और जो छोटे छोटे कम्युनिटीज़ में वहाँ पे वो रहता था। ये है। अब वो कहते हैं कि these two circumstances had brought about since the remotest times a social system of particular features, a so-called village system। तो उन्होंने जो बात कही कि पर्टिकुलरली हिंदू कम्युनिटीज़ क्या करती थी, तो अपना मेन इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का काम जो था वो गवर्नमेंट को दे देती थी, मेजर मेजर काम, और छोटे छोटे कम्युनिटीज़ में अपना रहती थी, और पूरे देश में वो फैले हुए थे। तो इसकी वजह से विलेज कम्युनिटी का सिस्टम डेवलप हो गया, जिसके अंदर में which gave to each of the small unions their independent organization and distinct life। जो ये छोटे छोटे गांव थे उनका अपना अपना कम्युनिटी थी और उनका अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक था। ये विलेज तो ये कम्युनिटी कुछ सिस्टम वाला नैरेटिव। इस पे जी कुछ बोल सकते हैं क्या आयुष? जी जी मतलब बोलिए। बी आर अम्बेडकर सपोर्टेड आर्यन इन्वेजन थ्योरी। इसके ऊपर पढ़ना पड़ेगा हमें अच्छे से, पूरे तरह से। हाँ, इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे में, अभी देख रहा था हाँ, अभी इसको। ये समझना ब्लैंकेट पड़ेगा। स्टेटमेंट, इस पे ब्लैंकेट स्टेटमेंट अभी नहीं दे पाएंगे सर। नहीं दे पाएंगे सर। थैंक यू वेरी मच फॉर द सुपर चैट बेंजामिन नेतन्याहू जी, लेकिन इसके लिए वी डोंट हैव मच इंफॉर्मेशन, वी नीड टू रिसर्च मोर। थैंक यू। हाँ, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा पढ़ा है, तो ये वाला जो है वो मेरे को खोजना पड़ेगा। खैर, अब ये विलेज कम्युनिटी का जो सिस्टम है वो नैरेटिव ऑब्वियस सी बात है कि प्री 1857 का था, और वो ये बता रहे हैं, वही नैरेट कर रहे हैं कार्ल मार्क्स इंडियन सोसाइटी को। तो अब ये कह रहे हैं कि हर विलेज का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक होता था। द peculiar character of this system may be judged from its following description contained in an old official report of the British House of Commons on Indian Affairs। और ये ब्रिटिश की एक रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं जो कि वहाँ की पार्लियामेंट में रखी गई थी। A village, geographically considered, is a tract of country comprising some 100 or 1,000 acres of arable and wastelands. Politically viewed, it resembles a corporation or township. Under this simple form of municipal government, the inhabitants of a country have lived from time immemorial। वो कहते हैं कि इंडिया में सिटीज़ वगैरह थी ही नहीं, इंडिया वाले शुरू से गाँव में रहते आए हैं। तो ये कह रहे हैं अपनी पार्लियामेंट की रिपोर्ट में ब्रिटिश लोग, और वो कार्ल मार्क्स बाय कर रहे हैं, जबकि हमको पता है कि इंडिया में शुरू से ही बहुत सारी सिटीज रही हैं। और देखिए मज़ेदार चीज़, अब ये पार्ट में वो खास तौर पे देखते हैं, जो रेड पार्ट मैंने हाईलाइट किया वो देखते हैं। इंडियन सोसाइटी हैज़ नो हिस्ट्री एट ऑल, एटलीस्ट नो नोन हिस्ट्री। What we call its history is but the history of successive intruders who founded their empires on the passive basis of that unresisting and unchanging society। देखिए कितना मतलब डिमीनिंग स्टेटमेंट है ये, बिना हिस्ट्री को सही तरीके से जाने। ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिटिश के नैरेटिव को ही पढ़ के इन्होंने ये लिख दिया है कि इंडिया की कोई खुद की हिस्ट्री नहीं है, और जो हिस्ट्री है वो सिर्फ और सिर्फ अटैक की है। मार्क्सिज्म इन अटैक, जनरल इज अ कारपेट बॉम्बिंग। हाँ ये है। जनरली मार्क्सिज्म को आपको समझना पड़ेगा ना इसके लिए, बिकॉज मैं इसको देख के इतना मुझे शॉक नहीं हो रहा, इतना मैं सरप्राइज नहीं हूँ। ये छोड़िए आप, ये ऐसे मार्क्सिस्ट की जहाँ मुस्लिम रूल भी था, जिस मुस्लिम जगहों पर भी इन्होंने हुकूमत किया, वहाँ पर भी कारपेट बॉम्बिंग ही किया, जो बिगेस्ट सोवियत यूनियन के थे, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, मतलब जो खुद की तो सोवियत यूनियन का औकात हिस्सा नहीं है और था। दूसरे पे कमेंट करने निकले हैं। नहीं नहीं नहीं, दे आर लाइक एनाइलेटर्स यार, ये बिल्कुल इनका जो है मानसिक ऐसा है कि दे आर लाइक देयर इज नो कल्चर, देयर इज नो कल्चर इन मार्क्सिस्ट वर्ल्ड में। इट्स वेरी प्लेन एंड इट्स वेरी ब्लीक, क्योंकि जहाँ जहाँ कम्युनिज्म रहा है वहाँ जाके उनकी हिस्ट्री कभी पढ़ी है। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, आजकल तो बहुत सारे वीडियोस है कि सोवियत के यूनियन के टाइम पे या कम्युनिज्म के टाइम पे ईस्ट जर्मनी में क्या हालत थी, और ये जितने भी चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, इन देशों में क्या हालत थी, एक बार जाके वो देखे तो जब पता चलेगा। वेरी इट्स लाइक इट्स वेरी डिप्रेसिंग। एक क्रिस हेजेस का एक ऐसे है डिस्ट्रक्शन ऑफ कल्चर, उसमें ये थोड़ा सा डिस्क्राइब्ड है। Destruction is also a it's a very small word to use. You have to call it annihilation.
चलिए और इसको देखते हैं कि अब वो जी। कह रहे थे कि भारत के लोग आलसी थे और कोई अपनी सोसाइटी में चेंज नहीं करते थे, तो कोई भी आता था और पेल के निकल लेता था। तो ये इंडिया की हिस्ट्री है, कार्ल मार्क्स कहते हैं बेसिकली। द क्वेश्चन देयरफॉर इज नॉट whether the English had a right to conquer India, but whether we are to prefer India conquered by the Turks, by the Persian, or by the Russian, or India conquered by the British. बेसिकली उनका कहना है कि इंडिया में कोई ना कोई तो राज करेगा ही बाहर वाला, यहाँ के जैसे लोग हैं उसके हिसाब से। तो वो ये कमेंट कह रहे हैं और वो वही प्री डेस्टिन्ड हिस्ट्री बता रहे हैं इंडिया की कि भाई यही होना था और यही हुआ है। तो वो अपने ऐसे में ये फ्यूचर रिजल्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस ऐसे पे वो ऐसा लिख रहे थे। बहुत ही बढ़िया। और एक छोटा सा स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं उसी ऐसे का एक, कि अरब टर्क्स टार्टर्स यानी कि तुर्क मुगल्स वो हैड सक्सेसिवली ओवररन इंडिया, soon become Hinduized. The barbarian conquerors, being by an eternal law of history, conquered themselves by the superior civilization of their subjects. The British were the first conquerors, superior and therefore inaccessible to Hindu civilization. अब ये बड़े मजे की चीज कह रहे हैं कि जितने भी पहले वाले जो इन्वेडर्स आए थे वो हिंदुआइज्ड हो गए थे, यानी यहाँ के कल्चर को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि जो इन्वेजन करने वाले थे उनका कल्चर यहाँ के लोगों से इंफीरियर था, लेकिन ब्रिटिश लोगों का कल्चर यहाँ के लोगों से सुपीरियर है, इसलिए यहाँ के कल्चर का उनके कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। मतलब So this is the घनघोर kind. खिलजी को पढ़ो भाई, So कभी this खिलजी को is पढ़ो। this is the kind of this is the kind of bullshit that has being passed that literally is being passed for history, है ना, in बिल्कुल independent बिल्कुल। India. और ऐसे ऐसे लोगों को हबीब साहब, थापर मैडम, ये सब हैं हिस्टोरियंस, ये मतलब सब क्या हैं ही। हिस्टोरियंस। वो बिल्कुल आप ये जो अभी अ, अमना मैडम जब आए थे इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने बताया ना ये फतवा है जहांगीरी जियाउद्दीन बर्रानी का, ये अशराफ अजलाफ और अजलान में किसने डिवाइड किया भाई? मतलब हिंदुआइज भी नहीं हुए, वो तो इस्लामिक एक अलग इंपीरियलिज्म लेके आए। बिल्कुल। और एक दो स्टेटमेंट पढ़े इनके कि क्या कह रहे हैं अब ये। द पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया मोर कंसोलिडेटेड एंड एक्सटेंडिंग फर्दर देन इट एवर डिड अंडर द ग्रेट मुगल्स वॉज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इट्स रीजनरेशन। तो मुगल सत्ता के अंदर ही भारत का पुनर्जन्म हुआ, कार्ल मार्क्स कह रहे हैं। दैट यूनिटी imposed by the British sword will now be strengthened and perpetuated by the electric telegraph. अब वो कह रहे हैं कि वो यूनिटी अब ब्रिटिश टेक्नोलॉजी और उसकी सत्ता के अंदर और बढ़ेगी। द नेटिव आर्मी ऑर्गेनाइज्ड एंड ट्रेन्ड बाय द ब्रिटिश ड्रिल सर्जेंट was the sine qua non of Indian self-emancipation and of India ceasing to be the prey of the first foreign intruder. तो अब वो कह रहे हैं कि बेसिकली अब इंडिया का जो फ्यूचर होगा वो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर में एक स्ट्रॉन्ग नेशन की तरह बनेगा। तो ये कह रहे हैं। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो ये मैं थी कार्ल मार्क्स। मैं इससे कार्ल मार्क्स से रिलेटेड ये किताब देख रहा हूँ यहाँ पे, एम ए खान साहब की किताब देख रहा हूँ जिहाद में। ये छोटा सा एक पार्ट पढ़ के बता देता हूँ कि ऑल अर्लियर मुस्लिम रूलर्स हैड exempted the Brahmins from jizya, but a zealous pious Muslim that Sultan Feroz was, thinking that this was a religious error and that the Brahmins were the very keys of the chambers of idolatry, मतलब कि बुत परिस्थिति के लिए सबसे ज़्यादा जो है ब्राह्मणों की वजह से ही हो रहा था। He imposed jizya on them as well. He staunchly suppressed idol worship. पूरी तरीके से idol worship को suppress किया, मतलब इतना हिंदुआइज हो गया कि वो आइडल वर्शिप को सप्रेस कर रहा है। Destroyed many Hindu temples. बहुत सा बड़ा हिंदू बन गया था वो। He applied spies to inform him about idol worship and building of temples in his kingdom. He records many instances of his destroying Hindu temples and murdering the priests. तो यहाँ पे बता रहा है कि ये इन वन इंस्टेंस ही राइट्स इन हिज मेमो दैट इज फुतुहात फिरोज शाही, उसमें भी है कि इट्स अ डिवाइन लॉ ऑफ प्रॉफिट एंड डिक्लेयर्स दैट ऑल टेंपल्स नीड टू बी डिस्ट्रॉयड। तो इस किस्म का हिंदुआइज हुआ था मुस्लिम रूलर। ये सुल्तान फिरोज का है।
बिल्कुल। और प्राइमरी सोर्सेज तो अंग्रेज़ों को पढ़ने आते नहीं थे। अब ऑब्वियस सी बात है, जिस टाइम पे वो लिख रहे थे उन्होंने ले दे के तो संस्कृत सीखनी शुरू की थी। एशियाटिक सोसाइटी जब बन रही थी उसके आसपास पर्शियन भी उनको आती नहीं थी ढंग से, तो लोगों के ट्रांसलेशन पे डिपेंड करते थे। और जिस हिसाब से उन्होंने बनाया हिस्ट्री का ड्राफ्ट, उसको देख के कार्ल मार्क्स साहब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिख रहे हैं ऐसी चीज़ें जो आज के किसी को भी कैंसिल करवा सकती हैं, किसी की नौकरी जा सकती है अगर ऐसा लिखेगा तो। लेकिन खैर इस पास से तो ये खैर आपको कॉम्प्लीमेंट आ गया है खालिद भट्ट साहब की तरफ से। खालिद भट्ट साहब माल भेज रहे हैं। जी, वो बहुत पैसे वाले हो गए खालिद भट्ट साहब। बहुत ही बढ़िया। आइए, तो कार्ल मार्क्स के दुख भरे चैप्टर को छोड़ के हम लोग आगे बढ़ने के, नहीं नहीं और भी है। पीपल विदाउट हिस्ट्री, द पीपल्स विदाउट हिस्ट्री हेगेलियन कॉन्सेप्ट ये कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जिसके जर्मन वर्ड में है गैतिश लोज जैतिश चलोज वॉल्कर। पीपल विदाउट हिस्ट्री एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, ऐसे लोग जो आपस में झगड़ते रहे हिस्ट्री में और कुछ मेजर कल्चरल या किसी और तरह से सत्ता अपनी बना नहीं पाए उनके बारे में। अब वो क्या कह रहे हैं उस बारे में, याद रखिए कि ऐसे लोगों पे सुपीरियर सिविलाइजेशन कभी भी आके राज कर सकती है और वो जस्टिफाइड होगा पीपल विदाउट हिस्ट्री के ऊपर, ये इनका कॉन्सेप्ट होगा। तो इंडियन सोसाइटी हैड नो हिस्ट्री एट ऑल, at least no known history, because in the last analysis its history corresponds to the history of its rulers, successive intruders who founded their empires on the passive basis of that unresisting and unchanging society, जो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। In spite of its hypocrisy, its egoistic purposes and its inhumanity, the British Empire acted in India as an unconscious tool of history. Its mission was double, the same time destructive and regenerative. On one hand, it had to demolish the ancient Asiatic society. On the other hand, it had to lay the material foundation of the Western society of India. तो ये वो कह रहे हैं उनके बारे में, कमेंट्री कार्ल मार्क्स के लिटरेचर के ऊपर कमेंट्री की जा रही है यहाँ पे। तो वो यही कह रहे हैं कि वेस्टर्न सोसाइटी का जस्टिफाइड था यहाँ पे रूल, क्योंकि वो जो पुरानी सिविलाइजेशन जो सो कॉल्ड सिविलाइजेशन थी उसको वो डिस्ट्रॉय करके नया सुपीरियर सिविलाइजेशन यहाँ पे बना रहे थे। तो इस तरह से, और यहाँ के लोगों की कोई खुद की हिस्ट्री नहीं थी। बहुत बढ़िया जी। अब हम लोग अम्बेडकर के ऊपर आ जाते हैं, जो पर्टिकुलरली जो बात अक्सर उठती रहती है आजकल पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, जिसमें हम लोगों ने आपको लोकसभा की बहस थी उसका एक्सेप्ट दिखाया था, और वही यहाँ पे बताया गया है कि 1948 में नवंबर में ये डिस्कशन हो रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और वहाँ पे इसके ऊपर बहस हुई थी कि वेदर इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट और फेडरेशन ऑफ स्टेट, की क्या कहा जाए इसको। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके लीडर अंबेडकर साहब थे, उन्होंने खुद ही कहा था इसमें कि इंडिया वो फेडरेशन तो था, लेकिन वो फेडरेशन कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है जैसे यूएस में होता कि हम आपको ज्वाइन करेंगे, हम आपको ज्वाइन करेंगे। अब चूंकि ये फेडरेशन ऐसा है जिसमें कोई एग्रीमेंट से ज्वाइन नहीं हुआ, इसलिए कोई निकल भी नहीं सकता है। और ये फेडरेशन एक यूनियन इसलिए है क्योंकि इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक पूरा यूनिक एंटिटी के तौर पे बना है फेडरेशन, तो किसी को सिसीड होने का राइट नहीं है, इसलिए उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं लिखा गया है। इट्स यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन इसलिए कि यूनियन एक कंप्लीट एंटिटी है जिसका कोई भी हिस्सा निकल नहीं सकता है, अभिन्न अंग इसीलिए बोला जाता है स्टेट को भारत का। तो ये वहां पे उन्होंने खुद खुल के क्लियर कर दिया था, और आजकल के भाई लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही है। वो क्लियर कट कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे हम लोग इसको स्टेट में रख रहे हैं, अदरवाइज द कंट्री इज वन इंटीग्रल होल एंड इट्स पीपल अ सिंगल पीपल लिविंग अंडर अ सिंगल इंपीरियम डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन पीपल, वन कंट्री। अमेरिकन लोगों को एक सिविल वॉर वेज करनी पड़ी थी इसके लिए, और काफी लोगों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। हम ये सब नहीं चाहते, इसलिए हम लोग शुरू में ही क्लियर कर रहे हैं ये चीज। ये उन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया था। तो ये एक साइड बार का पॉइंट था जो और एस्टेब्लिश करना था, क्योंकि बात उसी की नेशन की ही बात हो रही थी, तो यहाँ पे ये एस्टेब्लिश करना ज़रूरी था। अब हम लोग वापस आ जाते हैं अपने यहाँ पे जो पॉइंट रैशनल कंसर्न्स जो बता रहे थे अम्बेडकर साहब, कि हिंदू ग्रुप्स की नेशनल रैशनल कंसर्न्स थी रिगार्डिंग पाकिस्तान हो क्या थी। तो डिफेंस क्वेश्चन पे हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी कि ज़्यादातर डिफेंस फोर्सेज में
मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा था, रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा था और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, उनकी बात कर रहे थे। तो अम्बेडकर ने कैलकुलेशंस वगैरह लगाई थी और देखी थी। अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो अब अम्बेडकर साहब बात करते हैं मार्शल रेसिस की। ये उनका दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, पर्टिकुलरली ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कंटेक्स्ट में, जिसमें पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसमें ये सब आते थे, पेशावर वगैरह आते थे, वो ग्रुप्स। और वो जो ग्रुप्स थे पर्टिकुलरली 1857 के रिवोल्ट में ब्रिटिश के साथ लॉयल रहे थे और इसीलिए उनको ज़्यादा पार्टिसिपेशन मिला था आर्मी के अंदर में, रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा था उनका। अब ये हमें याद रखनी पड़ेगी, ये हिस्सा जो था बड़ा